हमारे आज के मेहमान बशीर अहमद वेरी साहब हैं, जिनका मुकम्मल नाम डॉक्टर बशीर अहमद शाह वेरी है। बशीर साहब, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बताना चाहेंगे कि बशीर अहमद वेरी साहब एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद साहब भी कई साल तक उन्होंने जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में नुमाइंदगी की, अपने हल्के इंतखाब बिजबहरा के अवाम की, और उसके बाद इन्होंने ये चार्ज ले लिया। हालांकि ये डॉक्टर बनने के लिए निकले थे, लेकिन अचानक ये फिर सियासत में आ गए और अभी पहली बार इन्होंने इलेक्शन जीता है 2024 का हल्के इंतखाब सिरी गुफ्वारा बिजबहरा से, जिसको पहला नाम सिर्फ बिजबहरा ही था। बशीर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमने बता दिया कि आप एक डॉक्टर बनने के लिए निकले थे, आपका ख़ानदानी जो पस मंज़र है वो एक मुकम्मल तौर पर एक सियासी पस मंज़र है, क्योंकि आपके वालिद साहब जो थे वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बहुत ही करीबी दस्तराज थे इनके शुरू से ही, अप टू ये जो है राजशुमारी की तहरीक और उसके बाद भी, और उसके बाद उन्होंने वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह ये सारा रहा। तो आप डॉक्टर बनने के लिए निकले थे, आपको क्या सूझी कि आप आए सियासत में? मैं तो यही कहूँगा कि एक सियासी ख़ानदान में पैदा होने का ही असर है, उसका इन्फ्लुएंस है, तो जिसने मुझे शायद इस तरफ धकेला। 1983 की बात है, मैं कश्मीर हाउस दिल्ली में खड़ा था अपने वालिदा के साथ, और अचानक से उस वक़्त के चीफ़ मिनिस्टर जो नए बने थे डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का उसकी आमद हुई। तो सीढ़ियों पे चढ़ते ही सलाम दुआ हुई, तो सबसे पहले यही मेरे वालिद को कहा कि भाई इसको इलेक्शन में लाना है, इसको बस आगे यही चलाएगा। तो वहाँ से मुझे लगता है कि मेरी सियासी शुरुआत जो है ना जहन में आई। और उसके बाद 1984, हालांकि उससे पहले तो मैं अपने वालिद के साथ रहा, जहाँ कहीं जाते थे पढ़ाई के साथ साथ। ये एक नेचुरल सा हम कहेंगे कि घर में आना जाना था लोगों का, और उसमें मेरा इन्वॉल्व होना कोई मतलब ये तो एक जाहिर सी बात है। तो 1984 में बाकायदा तौर श्रीनगर में हमारे कुछ नौजवान, उस वक़्त हम टीनेजर्स थे, तो उन्हीं में एक रियाज गुल मुबारक गुल साहब के छोटे भाई साहब थे, तो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स यूनियन। तो वहाँ से बाकायदा मेरा इसकी शुरुआत हुई, और काफ़ी देर हम उसके साथ मुंसलिक रहे, और जम्मू में काम करते थे, जम्मू यूनिवर्सिटी में काम किया हमने, अमर सिंह कॉलेज में काम किया हमने, एसपी कॉलेज में जाते थे, अनंतनाग के डिग्री कॉलेज में जाते थे, हायर सेकेंडरी में आते थे। जहाँ जहाँ हमें स्टूडेंट्स अपने मिलते थे उनके साथ हम कांटेक्ट करके तो नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स विंग का बाकायदा हमने यश किया। और उसके साथ साथ जब भी इलेक्शन होते थे, जब भी सियासी कोई गहमा गहमी होती थी, तो उसमें मेरा ये बाकायदा रोल होता था, अपने वालिद के साथ अपनी पार्टी के साथ काम करते थे। और उसके बाद जब कामयाबी होती थी, रिज़ल्ट आते थे, तो हम हट के अपना काम करते थे, हम पढ़ाई में मशगूल हो जाते थे। तो उसी ज़मन में मेरी सिलेक्शन हुई 1988-89 में, डॉक्टर बन गया मैं, और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में। लेकिन बदकिस्मती से 90 के जो हालात यहाँ पे पैदा हुए, तो उसमें बड़े मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए, ख़ासकर हमारे साथ। हमें अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा, ख़ासकर मेरे वालिद पे कई हमले हुए। हमारे सबसे पहले ब्लास्ट जो साउथ कश्मीर में हुआ वो हमारे घर में हुआ, और लकी थे हम उस वक्त, वो मेरे कमरे में ही हुआ। मैं जम्मू में था, मुझे याद है अगस्त ये दिसंबर का महीना था, तो जम्मू में थे। अगर वहाँ होता तो शायद हालात कुछ और होते थे। तो जब फ़ारूक साहब ने सरकार से इस्तीफ़ा दिया 1990, मुझे याद है वो दिन 21 जनवरी था। तो उसके बाद यहाँ गवर्नर्स रूल हुआ, काफ़ी सख्ती हुई हम लोगों के साथ। हमें रातों रात अपने जो रिहाइशें थी यहाँ पे सरकारी, वो छोड़नी पड़ी। और जब हम घर वापस चले गए मार्च के महीने में, तो मेरे वालिद पे हमले हुए, उसको मारने के लिए वो लोग आए। मार्च 90 मार्च 90 में, तो हमें उनको मुंतकिल करना पड़ा जम्मू। उसके बाद मैं वापस चला गया, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ तो कर्फ्यू शुरू हो गया कश्मीर में, मेडिकल कॉलेज सब कॉलेजेस बंद रहे, तो हमें तकरीबन 6-7 महीने का नुकसान हुआ। बाद में हम चले गए, एग्ज़ाम वगैरह हुए और हम फर्स्ट ईयर पास किए। लेकिन 91 के दौर में जून जुलाई के इसमें मुझे भी किडनैप होना पड़ा। 22 दिन रहा मैं, बहुत बुरी तरह से पेश। किडनैप होना पड़ा मतलब? किडनैप किया गया मुझे। किए गए? हाँ, मुझे किडनैप किया गया। मुझे कितने दिन रखा?
कोई 22 दिन रखा। पहले 2 दिन इतने भयानक थे, रात को घसीटते हुए जब ले गए थे मुझे याद है, और रास्ते में जो बातें कर रहे थे, हमारे पास जो उस वक्त गार्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? हिजबुल मुजाहिदीन जी। तो जो हमारे पास जो भारत के लोग थे उनको भी साथ उठा के ले गए थे, बंदूकें शंदूकें सब ले गए, और रास्ते में यही कह रहे थे। मतलब बिजबिहारा से? बिजबिहारा। ये किस महीने की बात? ये मेरे ख्याल में जून या जुलाई का महीना। 91। अच्छा। तो ये जो रास्ते में बातें कर रहे थे, हमें लाते बुके, हमें हमारे आंखों पे पट्टी थी। तो जब एक काल कोठरी में किसी पता नहीं कोई 5-8 किलोमीटर किसी गांव में पहुंचा है, जिनको उन वक्त हाइड आउट कहते थे, तो मैं काफ़ी परेशान था और डर था। तो मुझे लगा था कि सुबह सवेरे मार देंगे। तो मैंने उनको कहा उस अंधेरे में कि यार मुझे 2 रकात नमाज़ पढ़ने का मौका दिया जाए। तो उसने पता नहीं हवा में वो कौन सी चीज़ उसके हाथ में थी, शायद कलाशनकोफ़ी थी, बंदूक थी, उसने घुमा के तो मेरे लेफ़्ट ईयर पे मारी। मैं बेहोश। आपके कान पे मारा? कान पे मारा। तो मैं बेहोश हो गया। तो सुबह अलसबा जब मेरा होश आया तो रोशनी आ रही थी, तो मुझे खून बह रहा था। तो उसके बाद उनका वो जो ऑडियल है वो सुनाने के लायक नहीं है। तो 10-22 दिन मुझे उनके उसमें रहना पड़ा। फिर लोगों ने बड़े ज़ोर शोर से मुतालबे के जलसे जुलूस निकाले कि भाई इसकी क्या कसूर, इसका क्या खता है, हमें बताया जाए, क्यों इसको बंद रखा गया। मेरी वालदा ने वो वहीं भी थी, मेरे ताया थे, पूरे ख़ानदान के लोग थे, क्योंकि मैं काम कर रहा था एज ए सोशल वर्कर भी काम कर रहा था। मैं दरसगाह चलाता था। मेरे पास उस वक्त। तो आपके वालिद साहब उस वक्त जम्मू रहा करते? जम्मू में थे वो, जम्मू में। सिर्फ आप थे घर पे? मैं घर पे था, मेरी वालदा थी, मेरी बहनें थीं, और पूरा ख़ानदान जो भी था। तो बहरहाल 22 दिन के बाद उन्होंने इस शर्त पे मुझे घर भेजा कि आप माँ को मिलेंगे तो वापस आएंगे। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरे ताया सब लोगों ने वापस जाने के लिए वो मना कर दिया और सीधे मुझे जम्मू शिफ्ट कर दिया। तो उसके बाद जम्मू में रहा, फिर दिल्ली चला गया। तो उसके बाद मेरी पैरोल पे आपको छोड़ा गया? माइग्रेशन पैरोल पे छोड़ा गया। तो फिर मेरी, लेकिन आप वापस नहीं गए? फिर वापस नहीं, फिर मेरी माइग्रेशन हुई और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ महाराष्ट्र वहाँ मुंतकिल हुआ, जहाँ से मैंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की। उसके बाद 96 में जब इलेक्शन का सिलसिला यहाँ था तो मुझे वापस आना पड़ा अपने वालिद की उसकी मदद करने के लिए। तो 96 में बदकिस्मती से हम इलेक्शन हार गए। तो उस चीज़ ने मुझे एक चैलेंज सा दिया। आपने मेडिकल सर्विस ज्वाइन की बात? हाँ, मैंने बिल्कुल। कितने साल रहे आप डॉक्टर? 12 साल मेडिकल, मैंने हेल्थ सर्विस में अपनी सर्विसेज दी 12 साल। मैंने रेडियोलॉजी में भी पोस्ट ग्रेजुएट। आपने किस साल में ज्वाइन किया था? 97 में मैंने जम्मू कश्मीर हेल्थ सर्विसेज ज्वाइन। उसके बाद 12 साल तक आप? 12 साल तक रहा। किन ओहदों पे रहे, कहाँ कहाँ रहे? मैं श्रीनगर में रहा, मैं जम्मू में कई जगहों पे रहा, मैं दिल्ली में भी रहा, कश्मीर हाउस में रहा, मैं रेजिडेंट कमीशन ऑफिस में रहा, मैं सेक्रेटरीट में रहा, मैं जम्मू में पुलिस हॉस्पिटल में रहा, तकरीबन 12 साल बिफोर आई रिज़ाइन। लेकिन मेरा उस वक्त भी जो था लोगों के साथ कांटेक्ट और लोगों का मेरे साथ जुड़े रहना मेरे वालिद की वजह से, तो मैं उस चीज़ को भी कैटर करता था। इट वाज अ मिक्स ऑफ बोथ जी। तो जो भी मसले मसाइल होते थे लोगों के, तो अल्टीमेटली इन 2000 प्रोबेबली 7 और 8 आई हैड टू रिज़ाइन एंड मैं अपने आप को पेश किया फिर लोगों के सामने, क्योंकि लोगों का काफ़ी दबाव था वालिद साहब पे भी, मेरे पे भी, कि अब आप आ जाइए और यहाँ पे काम करिए। तो उसके बाद मैंने इलेक्शन लड़े। ये जो हल्का इंतखाब बिजबिहारा है, इस लिहाज से काफ़ी अहमियत का हामिल है बिजबिहारा, क्योंकि वहाँ से बहुत ही
सरबरावरदा शख्सियात जैसे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब वहाँ से आए थे। हालांकि जो 1967 का इलेक्शन था उसमें वो अनअपोजिड कामयाब करार दिए गए थे। मैं 1977 से पहले के इंतखाबात को सही नहीं मानता हूँ मैं बड़ी हद तक, क्योंकि उसमें ज़्यादातर नॉमिनेशंस मुस्तरद कर दी जाती थी और जो रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट हुआ करता था तो उसको डिक्लेयर करते थे, या उनके जो मुखालिफिन हुआ करते थे उनको मजबूर करते थे अपने नाम वापस लेने के लिए। जो साफ सुथरे इलेक्शन हुए वो हमारे हिसाब से 1977 के बाद हुए। लेकिन जो 67 में मुफ्ती मोहम्मद सईद बिजबहरा के MLA और उसके बाद 1972 में सैफुद्दीन डार जिन्होंने नुमाइंदगी की, ये दोनों कांग्रेस के थे। उसके बाद जो इलेक्शंस वहाँ पे हुए साफ़ सुथरे इलेक्शन 1977 के बाद मैं मान रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक भी हमने मुताला किया और मुशाहिदा किया है। उसके बाद आपके वालिद साहब 1977, 1983, 1987 लगातार 3 इलेक्शन वो बिजबहरा से जीते और 2 बार इन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को भी हराया, 1977 में और 1983 में। बल्कि 1983 में मुफ्ती साहब ने 2 जगह से फॉर्म भरा था, होम शालीबुग से भी और बिजबहरा से भी, और दोनों जगह से होम शालीबुग से अब्दुलसलाम देवा साहब ने उनको उस वक्त हराया था, तो दोनों जगह से वो हारे। लेकिन उसके बाद हालात इस कदर बदल गए कि जब 96 वाला इलेक्शन हुआ, 96 वाला इलेक्शन महबूबा मुफ्ती ने जीता वहाँ से, वो कांग्रेस की कैंडिडेट उस वक्त थी, और जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया वहाँ से कांग्रेस से, उसके बाद 99 का जो ज़िमनी इलेक्शन था उसमें रफ़ी अहमद मीर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट, लेकिन जो इनके थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे अब्दुर्रहमान भट्ट, जो अब्दुर्रहमान वेरी जिनको हम कहते हैं, उस वक्त जो असल में मुफ्ती साहब के ही साथी थे। हम 96 से PDP मुफ्ती मोहम्मद सईद एक ही मानते हैं। लगातार 96 का इलेक्शन, 99 का ज़िमनी इलेक्शन, 2002 का इलेक्शन, 2008 का इलेक्शन, 2014 का इलेक्शन, लगातार 5 बार बिजबहरा से मुंतखब हुए मुफ्ती साहब के लोग या PDP के लोग। आपने ये क्या कर दिया कमाल के अचानक 37 साल के बाद आपने बिजबहरा हासिल कर लिया, इस बात के बावजूद कि इल्तिजा मुफ्ती जी का जो आपके खिलाफ लड़ रही थी उनका वो वायरल हुआ था, जून हो तो इसके बावजूद भी आपने मैदान मार लिया, इसके पीछे क्या था सारा? जैसे मैंने खुद ही कहा कि मैं करीब जो मैं खुद गिनता हूँ अपनी वहाँ प्रेजेंस 28 साल, मैं MLA ऐसे किसी धक्के में नहीं बना हूँ, किसी जोश में या किसी वेव का मैं प्रोडक्ट नहीं हूँ। 2 बार तो हारे आप खुद, 2008 में, 2014 में आप खुद हारे। जी वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल 2 बार मैं इलेक्शन हार चुका हूँ वहाँ से, और बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। ऐसा भी वक्त आया कि मायूसी ने कभी टेक ओवर किया, लेकिन मुझे उस वक्त भी यही याद आता था कि चूँकि अब आप उतरे हैं मैदान में, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, अल्लाह पे भरोसा रखना है और चलते रहना है, छोड़ना नहीं। कहीं मुश्किलात आए, लेकिन 28 साल में लोगों के साथ जुड़ा रहा। ये एक ऐसी हिसास कॉन्स्टिट्यूंसी है कि यहाँ पे अपने आप को साबित करना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इकनॉमिकली, सोशो इकनॉमिक प्रोफाइल अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी का देखेंगे, हॉर्टिकल्चर का बेल्ट यहाँ तकरीबन 2/3 एरिया में इस कदर बढ़ चुका है कि आज हम 3रे नंबर पे हैं माशाल्लाह से। और एजुकेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हमारे इलाके में एजुकेटेड लोग रहते हैं, हर एक चीज़ को परखते हैं, वो आपकी नीयत को देखते हैं, आपके इंटेंशंस को देखते हैं। मुझे अपने आप को साबित करने के लिए 2 बार इलेक्शन हारना पड़ा, और उसके बाद वहाँ मुसलसल उसमें रहना पड़ा। और जैसे आपने खुद कहा, फिर एक सियोन आई, एक ख़ानदान की, जिसका इतना प्रोफाइल था कि लोग कहते थे कि इसको वॉक ओवर मिलेगा, लेकिन मुझे पता था, मेरे लोगों ने मुझे कहा था कि अब आपने बहुत काम किए यहाँ पे एज़ MLC। मैं अपनी पार्टी का भी मशकूर हूँ, उन्होंने मौका दिया मुझे, तो एज़ MLC मैंने काम किए। मैं वहाँ बैठा नहीं, दिन रात मैंने एक किया। जहाँ लोगों को मुश्किलात होते थे, मैं रात के अंधेरे में पहुँच जाता था, तो लोगों के साथ कनेक्ट था। तो 2019 में ही मुझे लोगों ने कहा था कि हम आज की बार आपको एक चांस ज़रूर देंगे और देखते हैं आप क्या करते हैं। तो जब ये इलेक्शन आया तो इसमें जो महबूबा जी की बेटी आई, और काफ़ी इनके स्टेक्स हाई थे, और इनका आप समझ सकते हैं कि इनका पूरा दाव पे लगा हुआ था। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं अपना काम करता गया, मैं अपने लोगों के साथ कांटेक्ट बनाए रखा, मैं बाहर नहीं आया। जो मैं काम था मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क आया नहीं। और आप देख सकते हैं कि लोगों ने प्यार भी दिया, इनको इज़्ज़त भी दी, मिठाइयाँ भी इसके ऊपर बिखेरी, सब कुछ किया, लेकिन वोट नहीं दिया।
तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितनी हिस्सास कॉन्स्टिट्यूंसी और कितनी बारीक बीनी से लोग देखते हैं और किस तरह से फ़ैसला करते हैं। मुझे लगता है ये लोगों का अपना एक फ़ैसला था और उन्होंने उस वक़्त कोई गुंजाइश नहीं रखी। मैं फ़ोन जब किया, मेरी आदत है जब भी इलेक्शन होते थे तो मैं अपना कैलकुलेशन करता था और मेरी कैलकुलेशन तकरीबन आसपास ही होती थी, चाहे 2008 में हुआ, 2014 में जबकि वेव जनरेट हुई और हर कोई बंदा कहता था कि आपने इलेक्शन जीता। तो मैं जब आपको लग रहा था मैं जीत नहीं रहा उस वक़्त, हाँ उस वक़्त हर कोई मीडिया या जो भी एग्जिट पोल वगैरह थे वो भी कह रहे थे कि ही इज़ इन द कंफर्टेबल पोजीशन। लेकिन मैंने जब ये पोलिंग ओवर हुई तो मैंने जब 2-3 दिन लगाए अपनी कैलकुलेशन में तो आई फाउंड कि मैं कोई 2000 के आसपास ट्रेल कर रहा हूँ और बाज़ाब वही हुआ, कोई 2300 वोट से मैं पीछे रहा। तो उसके कुछ और महरिकात थे कि बूथ कैप्चरिंग हुई थी बिजबियारा में, वो अलग बात है। उन्होंने 5-6 बूथ्स में नकली वोट डाले थे वहाँ पे, तो खैर। लेकिन मेरी आज की बात जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो जहाँ से मुझे कभी वोट नहीं मिलता वो कहते 850 वोट लीड कर रहे हैं हम। मैं किसी दूसरे इलाके से वो कहते जनाब 1200 वोट लीड कर रहे हैं। मैं परेशान हो गया। तो मैंने कहा कितना भी कम करूँ मैंने इतने कैलकुलेशन डिडक्शन किए तो तब भी मुझे आ रहा था वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में 3000 वोटों से जीत रहा हूँ। तो मैंने कैलकुलेशन करना बंद कर दिया। आई लेफ्ट इट टू द गॉड। फिर बीच में कुछ हुआ कि शायद कुछ बैलेट बॉक्सेस चेंज होंगे, ये भी वो भी एक आफा उड़ी, कुछ और दिल्ली से कुछ और हो रहा था। खैर एडमिनिस्ट्रेशन का मैं अप्रिसिएशन देता हूँ, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस की है चाहे डिस्ट्रिक्ट मतलब वो गैर जानबदार है, उन्होंने गैर जानबदार है, बल्कि हमने उनको कई बार तंग किया। रात को हम सिक्योरिटीज़ के जितने एडवाइजरीज उनको बालाई ताक रखे, तो रात के कोई 12-1 बजे भी रैली में होते थे, वो ज़रूर आते थे, झगड़ा करते थे, लेकिन फिर भी बर्दाश्त किया उन्होंने और आखिरी वक्त तक उन्होंने नॉन पार्टिजन रोल जो किया उसका ये नतीजा हुआ कि करीब 10,000 वोटों से अल्लाह के फजल करम से और लोगों के प्यार मोहब्बत से मैं जीता। और हर कोई बंदा उसमें, चाहे पीडीपी के लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे। ये आप हैरान हो जाएंगे कि मैं इस तरह से इस एहसान का बदला चुका हूँ। तो मुझे कभी कभी खुद भी परेशानी होती और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे कोई वो ऐसा मुआवजा दे कि मैं एहसान चुका पाऊँ अपने लोगों का। पीडीपी के लोग मेरे वर्कर्स के साथ झगड़ा करते थे कैलकुलेशन, क्योंकि काफ़ी टाइम 20 दिन का वक्फा था रिज़ल्ट और हमारी पोलिंग जिस वक्त एंड हुई। तो वो कहते थे नहीं जी हम जीते, हम ये करें वो करें, तो आपस में बहस। तो लास्ट में कहते यार हमने पीडीपी को वोट डाला, लेकिन दिल से चाहते हैं कि डॉक्टर जीत जाए, कि उसने बड़ा स्ट्रगल किया, बड़ा सफ़र किया। आई एम टेलिंग यू कि यह मेरे जो पॉलिटिकली अपोनेंट वर्कर्स थे वो भी चाहते थे। तो ये मामला रहा, अल्लाह का करम रहा, लोगों ने देखा, लोगों का एहसानमंद हूँ, तो उन्होंने मुझे ये जीत दिलवा दी। इसमें आप समझ रहे हैं कि आपकी ज़ाती मकबूलियत थी या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में एक वेव चली, जो हालांकि एक रिएक्शन था, भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई उसके रद्द अमल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बेनिफिट्स मिले। आपको लग रहा है कि ये दोनों का इम्तिजाज था, ये आपकी ज़ाती मकबूलियत थी? दोनों, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो था ही था। देखिए ना, जब कहीं पे वेव आती है तो वो पानी जब खूब आ जाता है तो वो उन जगहों पे भी उनको भी सैराब करता है जहाँ पानी गया नहीं होता। जब एकदम वेव आती तो वो इफ़ेक्ट तो रहा ही रहा, उससे कोई इनकार नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो वो तो हमारी जमात है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके लिए तो मैंने ज़िंदगी भर अपनी कुर्बानी दी है और आज भी हमारी पार्टी है। जब सोशल मीडिया पे आपको हराया गया तो आपको डिमोरलाइज ना हुई? आपको लगा कि हम हार रहे हैं या जीत? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता था कि ये चीज़ें तो होती रहेंगी और अगर ऐसा हुआ तो वो भी अल्लाह की तरफ से मसलहत होगा। तो फिर आप उसके बाद मैंने सोचा था कि पॉलिटिक्स को हम भी खैर बात कहेंगे, तो वो तो सीधी सी बात है। आई एम वेरी प्रैग्मेटिक पर्सन। मैं कभी कभी बात करता हूँ तो गलतफहमी मेरे साथियों को भी हो जाती है, यार आपने ऐसी बात की, शायद ये मुखालिफ बंदा करना चाहिए था। लेकिन मैं बिल्कुल सही तरीके से कोशिश करता हूँ, सही सोचूं और सही बात करूँ और सही सोच अपने आप को भी अप्लाई करूँ। तो उस लिहाज से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अगर अल्लाह ताला की मईशत होती, अगर ऐसा होता तो मैं शायद खैर बात कह देता था।
आप एक मतलब रिवायती सियासतदानों से थोड़ा हटकर इसलिए हैं कि आपने अपनी पार्टी की चीफ विप पे भी हमला साधा इसमें असेंबली में। आपने कहा कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। आमतौर पे लोग शिकायत करते हैं स्पीकर से या अपोजिशन से, आपने कहा ये डिक्टेटरशिप है। तो ये क्या हुआ था, अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों? देखिए, मेरा मानना है कि असेंबली का जो फ्लोर है, अभी तक इससे पहले मैं अपर हाउस में था, ठीक है, वहाँ पे मुझे लग रहा था कि उतनी जिम्मेदारी नहीं है पार्टी की ज़्यादा। आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे 2011 से 17 तक 6 साल तकरीबन। 6 साल। तो वहाँ मुझे एहसास होता था कि आपको ज़्यादातर पार्टी का ही ख्याल रखना पड़ेगा, जो भी वहाँ से विप होगा, जो भी होगा। लेकिन यहाँ जब मैं आया तो मुझे याद आते हैं वो अपने लोग, वो बेटियाँ, वो बच्चे जिनको मैं नहीं जानता था कल तक, क्योंकि वो नॉन वोटर थे 2014 में। अब 10 साल में वो वोटर बन गए थे। उन्होंने एक ऐसी वेव जनरेट की, फयाज साहब, मैं आज भी मेरी रूह कांप उठती है। और जो हमारा स्ट्रक्चर था पार्टी का, ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक हल्का प्रेसिडेंट, मैं उनको फ़ोन करता था, यार प्रोग्राम क्या है? कहते जनाब हमें भी नहीं पता, ये कौन सी फ़ौज आ गई है, ये खुद ही प्रोग्राम बना रहे हैं। और कई जगहों पे जब उन्होंने जलसे रखे जो मेरे शेड्यूल में नहीं थे, उन्होंने कहा अगर आप नहीं आएंगे हम किसी को भी लाएंगे, लेकिन हम जलसा यहाँ करेंगे आपके नाम पे, हम आपकी तस्वीर लाएंगे। आप हैरान होंगे, मेरी छोटी बेटी है, अभी पढ़ ही रही है, मैं हैरान हो गया कि वो इलेक्शन कैंपेन चला रही। तो मैंने जब फ़ोटो देखी, मैंने कहा यार ये लड़की कौन है वहाँ पे, क्योंकि मैं बिज़ी था अपने इलाके में, ये कौन इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, कौन सी लड़की है? कहती जनाब आपकी बेटी है। अच्छा, मैं सुबह निकल रहा था, कोई 6 साढ़े 6 बजे, रात को 12-1 बजे घर पहुँचता था, तो ये सोए होते थे, तो मुझे मौका नहीं मिला। 3 दिन के बाद मैंने अपने मिसेज से पूछा, यार ये कौन सी बच्ची है, ये कौन, ये सही में कर रहा, मजाक नहीं कर। कहते ये आपकी छोटी वाली बच्ची को उठा के ले आई जम्मू से, तो आप उसी को गाड़ियों पे चढ़ा के उसको जल्द से करा रहे हैं। तो ये ऐसी वेव थी। तो जब असेंबली में मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ उनकी नुमाइंदगी करनी है, उनकी बात करनी है। अगर मैं उनकी बात ना करूँ और वो ये ना सुने शाम को, तो मैं शायद अपना जो फ़र्ज़ जो है, मेरा फ़राइज़ जो मुझे सौंपे गए, उनसे मैं नाइंसाफ़ी करूँगा। तो जब ऐसा ही कुछ हुआ तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा, मैं ऑनरेबल स्पीकर सर को कह रहा था, मैंने कहा जनाब आप कस्टोडियन हैं, यहाँ पे यही एक फ़ोरम है जहाँ हमें बोलने का मौका मिल रहा है। अगर यहाँ पे भी आप बोलने नहीं देंगे, लोगों की हमारे आवाज़ यहाँ पे आप कहने नहीं देंगे, उसको रिप्रेजेंट करने नहीं देंगे, तो फिर कहाँ बोलेंगे? बाहर तो हमको बोलने नहीं दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस ऐसा है, डाइकॉटमी है इसमें, कहीं हम कुछ कहते तो कुछ होता है, वहाँ पे काम नहीं होते हैं। इस वक्त जगह जगह मेरे मुश्किलात है मेरे इलाके में। आपको मैं मामूली मसला सुनाऊँगा, पटवारी है, 4-4, 5-5 रेवेन्यू हल्के हैं, उतना मेरे ख्याल में नायब तहसीलदार को भी नहीं है जितने उनको है। लोग परेशान। अच्छा, हमारा जो सेटलमेंट का है, रेवेन्यू सेटलमेंट, वो नहीं हुआ है। मैं जब से बना हूँ तब से अब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हर रोज़ जाता हूँ, जनाब कुछ करिए, ये पटवारियों की ट्रांसफ़र करिए, मामूली मसला नहीं हो पा रही। इसी तरह जो बाकी मुश्किलात है, वहाँ हमें दिक्कतें महसूस होती है। अब वो आवाज़ अगर आप यहाँ उठाने नहीं देंगे तो फिर मुझे बताइए क्या करें, फिर कहाँ जाएँ। तो इसलिए थोड़ा सा उस वक्त मैंने स्पीकर साहब को कहा कि आप है यहाँ पे हमारे कस्टोडियन हैं, ये आपको देखना है, न कि विप्स को देखना है। विप्स को ये देखना होता है, विप मीन्स व्हाट, विप मीन्स चाबुक। उनको देखना है पार्टी लाइन कोई जंप तो नहीं कर रहा है, पार्टी के ख़िलाफ़ तो नहीं जा रहा है, या जिस वक्त वोट देना है उस वक्त वो देखें कि सबको बुलाएं, वहाँ पे हाज़िरी रहें, या ऐवान में जो कोरम है वो कम ना हो, क्योंकि ऐवान चलाना तो ट्रेजरी बेंचेस का काम है, तो वो बराबर रहे। तो मेरे हिसाब से ये विप की ड्यूटी नहीं है कि वो किसको कहे कितना बोलना है, क्या बोलना। तो वो जाके मैंने उस वक्त स्पीकर साहब को याद दहानी कराई, जनाब ये आपने देखना है। तो वो ऐसा कुछ हुआ था, दैट वाज ऑल इन लाइटर मोमेंट, इट वाज नथिंग सीरियस।
इलेक्शन जीतने के बाद एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया इल्तिजा मुफ्ती ने, जब उन्हें हारा और आपने जीता। उन्होंने कहा कि हमारे वर्करों के साथ ज़्यादती हो रही है, उनके धमकियाँ दी जा रही हैं वगैरह वगैरह। कोई ऐसा वाक़या हुआ था? ख़ास तौर से उन्होंने जो उस इलाके का जिक्र किया था जो बिजबिहार और कुलगाम के बीच में है। वो अपनी बच्ची है, मैंने उस वक़्त भी कहा अल्लाह मग़फ़िरत करे मुफ्ती साहब को, काफ़ी मोहब्बत करते थे मुझे, हम आपस में रिश्तेदार भी है कहीं कहीं से, और मैं महबूबा जी को अपनी बहन मानता हूँ। मैंने उस वक़्त भी ये कहा, ये बच्ची है छोटी सी, शायद उसको लोगों ने कहा, बाद में मेरे से बात की इसने फ़ोन पे, तो शायद लोगों ने मिसलीड किया था इसको, तो इसने आके उस वक़्त जोश में हारी थी, और शायद डिप्रेशन भी होता है इंसान को, तो उसमें समझ नहीं आ रहा था क्या कहने जा रही थी, और कुछ ऐसी बातें की जो कि शाइस्ता नहीं थी। तो हुआ ये था कि जिस वक्त विक्ट्री रैली हुई, मुझे खुद पता नहीं, मेरे भाई, मेरा बेटा, सब मुझे ना गार्ड करे। जब लोगों ने मुझे उठाया, अल्लाह गवाह, जब डिग्री कॉलेज से बाहर निकले, मुझे एहसास हुआ कि मेरी सब हड्डियाँ निकाल देंगे। इतना पब्लिक आया, क्योंकि 28 साल के बाद विक्ट्री मिली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को और वहाँ के लोगों को, और सबों ने वोट दिया था, सब निकले थे मेरे इलेक्शन में, और सब उस वक्त उमड़ आए थे, और हर कोई बंदा बिजबाड़ा से नहीं, बाकी अनंतनाग, वेस्ट से, ईस्ट से, पहलगाम से, सब लोग आए थे जो चाहने वाले थे। तो उन्होंने किस तरह मुझे घिसेट के लिया पूरी नेशनल हाईवे खानाबल से बिजबाड़ा, और ये इंसिस्ट कर रहे थे हम बाबा मोहल्ला जाएंगे जहाँ मुफ्ती साहब का घर है। तो मैंने किस तरह से, मैंने एसडीपीओ और वो एडमिनिस्ट्रेशन ने फ़ोन पे किस तरह से रोका, फिर बैरिकेड्स लगवाए ताकि हम क्या नाम है, ज़रपारा की तरफ, अपने गाँव की तरफ हमारी ये जो कानवाई, 4 घंटे लगे मुझे खानाबल से बिजबारा तक पहुंचने के। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते क्या हाल था। और बिजबारा चौक में जब हम ज़रपारा पहुंचे राइट लेके, उसके बाद मेरे गांव वीरी की तरफ जाना था जनाब, वहाँ लोगों का इतना जमे गफ़ीर था कि समझ ही नहीं आ रहा था, इतने पटाखे फट रहे थे। उसी में एक बड़ी रिंग उन्होंने बनाई थी, और जो मेरी गाड़ी के अतराफ़ में बढ़ाई, जब उसको ब्लास्ट किया, अल्लाह गवाह, मुझे इस वक्त भी वो लम्हा याद आता ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 5-7 मिनट के लिए मैं बेहोश हो गया कि वो हवा में उठी और इतनी ज़ोर से फटे वो, कंटिन्यूसली कोई 3-4 मिनट, कुछ आके मेरे कान पे लगे जो मैं इस वक्त भी भुगत रहा हूँ। ठीक है, बड़ी मुश्किल से हम वीरी पहुँचे, तकरीबन रात के 11-12 बजे। मुश्किल से मैंने 2-4 अल्फाज, वहाँ दुनिया जमा थी, और इतने पटाखे, इतना धूम, इतनी खुशी। और अगले दिन मैं कुछ सुन ही नहीं रहा था, मैं दोनों कानों से कुछ नहीं सुन रहा था, ये हालत मेरी हुई थी। एक कान पहले ही गया था, अब ये प्रीशियस था, अब इस पर भी अटैक हो गया, और बड़ी मुश्किल। सुबह उन्होंने मुझे घिसेट के ले गए वीरी, और वहाँ से खिरम के लोग आ गए, तो मैंने मना किया था। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, जनाब अगर आप इलाके की तरफ गए तो यहाँ तूफ़ान हो जाएगा, आग लग जाएगी पूरे इलाके। मुझे उसका एहसास था, तो मैं पीछे ही हट रहा था, लेकिन वो आ गए, ले गए खिरम। तो एक और हंगामा, इतने पटाखे की चिंगारियाँ उठ रही थी। तो जो हमारे गाँव में घास होती थी, ये जो बड़े बड़े झाड़ दरख्त तो घास रखते थे, तो चिंगारियाँ उन पे तो वो भी जल जाते थे। मैं इतना परेशान और इतना शर्मिंदा, और मेरे ऊपर अटैक। कहीं कहीं जहाँ ये हमारे मुखालफिन थे, तो उन्होंने ऊपर से पानी, गर्म पानी, और उससे पहले पुलिस आती थी, मुझे, जनाब आप अंदर जाइए गाड़ी के अंदर। मैं क्यों? कहते कुछ हमें इन्फॉर्मेशन, यहाँ कुछ ना कुछ हो जाए। तो मैं अंदर, तो ऊपर से पानी, पथराव मेरे ऊपर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सामने पुलिस वालों को, मैं कहते यार कुछ मत करो, वो जाके उनको रोकते मनाते, लेकिन इतना हंगामा आ रहा है। तो उसके बाद हालत मेरी ख़राब हुई, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे कहा, मैं पारस हॉस्पिटल चला गया अपने ये दिखाने के लिए, तो वहाँ मैंने शील्ड ले ली। अगर मैं कंटिन्यू करता था वो विक्ट्री रैली, तो हालात और ख़राब थे, क्योंकि ये जो रात को पटाखे डालते थे, पटाखे छोड़ते थे, तो शायद उससे चिंगारियाँ उठती थी, कहीं आसपास के घास या कहीं पे आग लग जाती थी, तो वो वहाँ से चिल्ला रहे थे, ये कर रहे थे। मैं अपने लोगों से कांटेक्ट बना के, मैं यार कर क्या रहे हो आप लोग? कह जनाब आप खामोश रखें, हमें तो पिछले 28 सालों का है वो एक जोश है जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैं कहता यार ये एक तरीका नहीं है, कहीं हदीसें बोल के, कहीं कुछ करके, आई टू पैसिफाई देम। लेकिन अब उनको अपने वर्कर बोलते थे, शायद कुछ 1-2 जगह पे ऐसे वाक़यात हुए, जैसे मैंने खुद ही कहा कि चिंगारियाँ उठी। मेरे गाँव में हुआ, मेरे अपने घर के सामने मेरे कज़न का उसको नुकसान पहुंचा, क्योंकि वहाँ उन्होंने इतनी आतिशबाजी की, उसे एकदम वो जो घास थी वो आग लगी। तो ऐसी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन बदकिस्मती से वो बड़े प्लेटफॉर्म पे वो कह रही थी, उसको बढ़ा के कह रही थी, जिसका बाद में उन्होंने फ़ोन के ज़रिए मेरे पे एतराफ़ किया कि नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा उस वक्त बोल लिया था, तो उसके लिए उन्हें सॉरी भी कहा।
बहरहाल दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी ऑफ द इलेक्शन, हाई पिच इलेक्शन कैंपेन। सरकारी मुलाजमतों और स्कॉलरशिप से मतलब जो रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई है गुज़श्ते साल, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो लाई है, इसको लेकर के कई लोग, जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग हैं, इनको रिजर्वेशंस हैं और इसके कई लोग मुखालफत भी कर रहे हैं। इधर से जो ओपन मेरिट कैटेगरी आप कहिए या जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं, ये भी पिछले 1-1.5 साल से एक मुहिम चला रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हम पॉपुलेशन का 69% है लेकिन हमें सिर्फ मिलता है 30-35%, ज़्यादातर रिजर्वेशन में चला जाता है। इसको लेकर के आपसे भी मिले थे, एक मसवदा भी आपको दिया था, जिसको शायद आपने कुछ तरमीमात के बाद एक बिल की सूरत में लाया, जो यहाँ पे इसी मौजूदा असम्बली के सेशन में 8 तारीख को इस पर डिस्कशन हो रही है और ये आपकी तरफ से आ रहा है ये बिल। तो आप क्या क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, स्पेसिफिकली क्या चाहते हैं आप? क्योंकि ये जो कैटेगरीज़ हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, RBA वगैरह, ये सब अपने अपनी तावील, अपने अपनी दलीलें दे रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं, ये डाटा ही गलत है, हमारे साथ जितना हमें हिस्सा मिलना चाहिए उतना हिस्सा हमें नहीं मिल रहा है। RBA के लोग जो हैं वो असल में ओपन मेरिट कैटेगरी के लोग ही हैं, या हमें बदनाम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आपने एक बिल लाया, तो आपका क्या इस बारे में कंटेंशन है, क्या होना चाहिए और क्या ज़्यादतियाँ किन के साथ हो रही हैं? पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि हम किसी रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ नहीं। जिनको जो रिजर्वेशन है उनको मिलनी चाहिए, उनको आइन ने जो हक़ दिया है कम से कम हम उसके ख़िलाफ़ नहीं। लेकिन हम ज़रूर ये बात कहते हैं कि रैशनलाइज़ करें। देखिए, इंदिरा साहनी 1992 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कैप लगाया है कि आप 50% से आगे नहीं जा सकते हैं। वहीं एक कंडीशन भी है कि अगर कम्प्लेक्शन ऑफ सोसाइटी डिमांड्स हो तो आप उस वक्त थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। अब आप कश्मीर का रीजन देखिए, जिसका लार्जली मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जम्मू में जो भी है कश्मीर का जो कम्प्लेक्शन है, ये आप भी मानते हैं, सब मानते हैं, मैं मानता हूँ कि कोई 85% जनरल कैटेगरी है, ओपन मेरिट के लोग हैं। बाकी मैंने ही सवाल दिया था या किसी और साथी ने सवाल दिया था कि कितने लोग कैटेगरी के, वहाँ लिख के आया कि शेड्यूल कास्ट जो है कश्मीर प्रोविंस में 0 है। ST का आया था कोई 29,000 के आसपास STs का आया था, और बाकी OBCs का डाटा है। तो वो जब हम देखते हैं, इट इज़ नॉट इवन 5%। ठीक है ना। अब अगर कश्मीर के मेरे लोग, मेरे नौजवान बच्चे, जिनको एम्प्लॉयमेंट के पूरे एवेन्यूज़ बंद है, हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है, हमारे पास और कोई साधन नहीं है, अगर उनके ऊपर उनकी जो है क्या नाम है, ये जो कोटा है वो कम हो जाए, तो मुझे बताइए कि वो डायरेक्टली हमको हिट करेगा कि नहीं करेगा। तो वो चीज़ को सामने रखते हुए मैंने एक बिल के ज़रिए, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने लीडर के सामने खड़े हो जाऊँ, नहीं जनाब ये करना है, मैं जो कन्वे करना था मैंने उनसे बात की। वैसे लेजिस्लेचर, आई हैव एज ए मेंबर ऑफ द हाउस, आई हैव राइट। कानून ने मुझे ये हक दिया है कि मैं बात करूं, कानूनी दायरे में बात करूं, हुलड़बाजी ना करूं, सड़कों पे जाके जल से जुलूस ना करूं, अपने ही लीडर को ऑफेंड ना करूं, बल्कि जो मेरा हद इख्तियार है, जो जायज़ तरीका है, उस जायज़ तरीके से मैं जाके सरकार के सामने अपनी बात रखूं। जनाब मुझे ये चीज़ है, मेरे लोग ये चाहते हैं, तो आप इसको देखें, इसको रैशनलाइज करें, इसको 50% से ऊपर ना बढ़ाएं, और कम से कम जो कम्प्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का कश्मीर प्रोविंस के अंदर खासकर, उसका लिहाज रखते हुए वहाँ पे जो कोटा है वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ ओपन मेरिट को ही ज़्यादा कोटा होना चाहिए। बाकी जम्मू में जो है, राजौरी में जो है, जहाँ जहाँ इन्होंने रखा है, हमें उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। ये मेरा इसी सिलसिले में रैशनलाइजेशन के लिए मैंने एक ड्राफ्ट बिल लाया है। एक बहस होगी असम्बली में इसके ऊपर, लेकिन जो हमारे मुशाहिदात हैं और जो हमारा तजुर्बा है असम्बली के
ये सारे कार्रवाइयाँ देखने का। उसके हिसाब से हमें ये लग रहा है कि एक बिल आएगा, क्योंकि ये तो सिलेक्ट हो चुका है, इसमें जो बिल आपका ये आ रहा है इसमें, और उस पर एक बहस हो जाएगी और अल्टीमेटली आपको यही बताया जाएगा कि इसमें एक कैबिनेट सब कमेटी बनी है जो 6 महीने के बाद अपना रिपोर्ट दे देगी। सरकार इस बारे में बिल्कुल सेंसिटिव है, हर एक की मुश्किलात हम दूर करेंगे, इसलिए मेंबर साहब से गुजारिश है कि वो अपनी बिल वापस ले लेंगे। तो आप वापस ले लेंगे या इस पर वोटिंग करवाएंगे आप? देखिए, मैंने पहले कहा कि मेरा काम है लोगों की बात सरकार तक पहुंचाना। आई एम ए ब्रिज, जो जिससे लोग परेशान हैं वो चीज़ें मैंने हाईलाइट करनी है और सरकार के सामने। बाकी सरकार की मर्ज़ी है, क्या करें, वो क्या चाहते हैं उस वक्त, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम वेहमेंटली अपना पॉइंट वहाँ आप रखेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमने देखा है अक्सर औकात पे वो यही होता है, जो क्योंकि आप सरकार की पार्टी से ही वाबस्ता है, अपोजिशन के लोग भी अपना बिल वापस ले लेते हैं। तो आपके सामने एक मसला है, क्योंकि देखेंगे क्या सिचुएशन उस वक्त डिमांड करेगी, हम उसी हिसाब से चलेंगे। लेकिन आई एम एडमेंट कि जो मेरे नौजवान बच्चे हैं, जो कश्मीर में खासकर हैं, जो ओपन मेरिट जनरल कैटेगरी, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक लेवल ऑफ पेसिमिज्म में भी है। ये लोग कह रहे हैं कि सियासतदान जो है मुख्तलिफ पार्टीज़ के, नॉट आप ही, वो कह रहे हैं कि ये अपनी सियासत इस पर चला रहे हैं, लेकिन ये जो हकाइक जो हैं असल में उनको लेकर के ये एग्जैक्टली गवर्नमेंट को मजबूर नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे इस पर वोटिंग करें, क्योंकि अगर इस पर वोटिंग हो जाएगी तो हम जीत रहे हैं, वहाँ पे ये बिल बन जाएगा। लेकिन वो बता रहे हैं कि जो एमएलए साहब हैं इस पर अपनी वो पब्लिसिटी ले लेंगे और आखिर में बिल वापस ले। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मैं पब्लिसिटी से मुझे कोई क्या फ़र्क पड़ना है, अभी तो 5 साल है यहाँ, तो सियासत में हालात बदलने में देर नहीं लगती है। आपने देखा 2015 में तो 16 में हम कहाँ थे, 16 में जहाँ थे तो 17 में कहाँ थे, 18 के बाद हम कहीं दिखाई नहीं दिए, हम तो जेल भी जाना पड़ा, जेल में 2-2 साल हमने गुजारे। खासकर मुझे तो कल ही मुझे लगता है अपने इलेक्शन के बाद तो फ्रीडम थोड़ा सा मिला, नहीं तो मुझे 3 दिन बंद ही रखते थे। तो सियासत में 5 साल किसने देखे क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ऐसी बात होती तो मैं क्यों इस जमेले में पड़ता। लेकिन अल्लाह गवाह है, मैंने नेक नीति के साथ अपने लोगों का ये जो मिशन है, अपने लोगों की आवाज़ है, वो इन जो ऐवान में जो इक़्तिदार में हमारे लोग बैठे हैं। देखिए, यहाँ पे डाइकॉटमी है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ करने नहीं दिया जाता। बहुत कुछ हमारे हाथ में है भी नहीं। कई ऐसी चीज़ें हैं, आपने देखा है कि अभी सिक्योरिटी रिलेटेड कैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें हमारा रोल नहीं। ये जो एक कन्फ्यूजन सा हमारे यहाँ है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि आप लोगों अपनी आवाज़ हुक्मरानों के तक। हर एक चीज़ में तो ये नहीं बता सकते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, ये तो आपके हाथ में है। रूल्स ऑफ बिजनेस बनाना आपके हाथ में है, कुछ चीज़ें हैं जो बेशक आपके हाथ। देखिए, जिस वक्त उमर साहब के सामने ये बात आई, उन्होंने 2 मिनट भी नहीं लगाए। वो खुद भी चाहते हैं कि इंसाफ हो, उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए, उन्होंने एक सब कमेटी तश्कील दी और परसों भी इज़ ऑन रिकॉर्ड उन्होंने जवाब दिया असम्बली के अंदर कि हमें 6 महीने का टाइम मांगा है, अभी 4 महीने हो गए, 2 महीने में और प्रॉस कौन हम देख रहे हैं, हम वो सामने लाएंगे, आपका वो सामने लाएंगे। और जहाँ तक मेरी बिल का ताल्लुक़ है, जो हमारी फर्स्ट लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग थी, कई साथियों ने उस वक्त कहा भी था कि इस तरह उनने उस वक्त भी उन्होंने उनको एडमॉनिश किया, बोला हर एक इंसान को अपनी बात कहने का हक़ है, अगर किसी साथी ने बिल लाया तो उसमें आप क्यों रोक रहे हैं उसको। तो यहाँ से भी इंटेंशन ज़ाहिर होता है कि नीयत क्लियर है, नीयत साफ़ है। लेकिन अब कई सारे पुल्स होते हैं कि जहाँ आदमी थोड़ी सी खामोशी अख्तियार करता है, लेकिन मैं अपनी जगह डिटरमाइन हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इंसाफ होगा और उस वक्त भी क्या इवॉल्व होगा सिचुएशन, बट आई एम डिटरमाइंड। 26 को जो पहला सेशन हुआ यूनियन टेरिटरी कानून साज असम्बली का, जिसमें आप मेंबर थे, उसमें ऑबिचुअरी की रेफरेंसेस थी, ताज़ियती करारदादें। ताज़ियती करारदादों पे बहुत सारे लोगों ने, अक्सर एमएलएज़ ने नाम ले लिए, कई लोगों के, वाजपेयी जी का, बहुत सारे लोगों का, लेकिन एक नाम इसमें था जिस पे लोग खामोश रहे, जिस पे सिर्फ 2 लोगों ने नाम ले लिया, रफ़ीक नाइक साहब जो पीडीपी के हैं और आप, और नाम ले लिया सईद अली शाह गिलानी का, जो जम्मू कश्मीर असम्बली में 2 या 3 बार वो भी एमएलए रहे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली रहे हैं जमात इस्लामी के, और आखिर में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के 1987 में। तो आपने बता दिया, हालांकि ऑबिचुअरी रेफरेंस आ गया तो इन पर आपको बोलना ही बोलना है, उसमें किसी को एतराज़ नहीं। आपने कहा ये एक
बरगुज़ीदा शख्सियत, आपने उनको बता दिया, हो भी सकते हैं। आपने बता दिया इन्होंने दस्ते शफ़क़त दिया, हमें प्यार दिया, ये भी बता दिया आपने। लेकिन आपने एक और बात बता दी जिसको नोटिस किया गया, वो ये कि सईद अली शाह गिलानी साहब एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते थे। किस एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते थे? ये कश्मीर में जो आप देख रहे हैं कि जब वो थे, लीडर थे, देखिए आप टाइम एंड स्पेस में आपने बात करनी है। शेर कश्मीर ने कश्मीर के ऊपर अपनी एक छाप डाली हुई है, आपने ऐसे काम किए कि कई बार उनका नाम मिटाने की कोशिश की गई। 1990 में तो ये जो पूरी मूवमेंट चली यहाँ पे, वो तो उनका नाम मिटाने के लिए चली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को दफन करने की बात चली उस वक्त, और बाद में अभी भी अटेम्प्ट्स हुए जहाँ हमारे नाम बदले गए, शेर कश्मीर के नाम पे छुट्टी ख़त्म की गई हर तरफ से। लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा उस वक्त जब उन्होंने काम किए, आप उसको मिटा नहीं सकते। इसी तरह गिलानी साहब मेरे वालिद के साथी थे, अक्सर बेशतर हमारी मुलाकात होती थी, अमरेज़ हॉस्टल में हुआ करते थे। नमाज के टाइम पे आना जाना होता था, क्योंकि हम भी सईद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी पीर थे, और आना जाना था। तो उन्होंने हर हमेशा दस्त शफ़क़त ही रखा हमारे ऊपर, तरबियत की, अच्छी चीज़ें कहीं, अच्छी बातें कहीं, मज़हब के बारे में कहते थे, सच बोलिए। किसी के मैं दस्ते शफ़क़त और प्यार पे सवाल नहीं उठा रहा, इसलिए उनको बरगुज़ीदा शख्सियत कहा। और जहाँ तक आप एस्पिरेशन की बात करते हैं, आप भी जानते हैं ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं मैं कह रहा हूँ। अभी गिलानी साहब ने बात नहीं करनी थी, ऐलान तो वहाँ तो पूरा कश्मीर बंद होता था, तो वो क्या था? क्या वो रिप्रेजेंट नहीं करते थे उन एस्पिरेशंस को जो लोगों को थे उस वक्त, या लोगों के उस तबके को रिप्रेजेंट नहीं करते थे? वही मैंने कहा कि वो भी एक बरगुज़ीदा शख्सियत थे, लीडर थे, जिनकी एक छाप थी। एग्जैक्टली यहीं पे हमारा कन्फ्यूजन है। आपने बता दिया कि मुझे हिज़्बुल मुजाहिदीन ने अगवा किया और उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, जिसकी वजह से आपका एक कान भी बेकार हो गया। जो सईद अली शाह गिलानी साहब थे उन पर हम तबसरा नहीं करेंगे, लेकिन ये बात एक मतलब हकीकत है कि वो सबसे ज़्यादा भरोसा मिलिटेंट्स को जिस सियासी लीडर पे था वो वही थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको याद होगा कि बुरहान वानी के इनकाउंटर के बाद उन्होंने ये बताया था कि वो मुझसे बात करते थे, और इसमें कोई मतलब ये कल की कहानी है कि सबसे ज़्यादा एतमाद जो था वो सईद अली शाह गिलानी को, तो वो कहते थे कौन करेगा तर्जुमानी, सईद अली शाह गिलानी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो वो उनकी लाइन थी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थे ये एक उनके हिसाब से एक ट्रेटर ऑर्गेनाइजेशन थी कि इन्होंने हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के इलाक़ को मुस्तहकम किया, उन्होंने यहाँ पे फौज लाई वगैरह वगैरह। तो इसमें ये कौन सी जो एस्पिरेशन उनकी थी, पहले एक ज़माने में इन्होंने जब इलेक्शन यहाँ पे लड़ा था, हिंदुस्तान के आइन की कसम लेकर के लड़ा था, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जो उनका दूसरा दौर हुआ शुरू 90 में, तो उसमें 2008 में वो सबका याद होगा जो उन्होंने एस्पिरेशन अपनी बता दी। उन्होंने 10 बार नारा लगाया TRC के ग्राउंड में, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये सईद अली शाह गिलानी साहब ने बता दिया। वो प्रो पाकिस्तान थे, पाकिस्तान के साथ एक्सेशन चाहते थे, कश्मीर को अलग करना चाहते थे। हिज़्बुल मुजाहिदीन और दूसरी सभी तंजीमों की तरफ से सबसे ज़्यादा एतमाद उनको ही था। तो जो उनकी तरफ से जो जराइम होते थे उन पर खामोश रहते थे, जो दूसरी साइड की तो जो जराइम होते थे उस पर तो सभी लोग बात करते थे, वो भी बात करते थे। तो यहीं पे एक तजाद हमें लग रहा है कि अगर ये बात जो जमात इस्लामी को कहनी है या सेपरेटिस्टों को कहनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक MLA असेंबली में जाकर के बात कर रहा है, तो इसमें हमें तजाद लग रहा है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा था ये किस एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते थे? देखिए कोई फयाज साहब, कोई तजाद की बात नहीं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी जिसके साथ वो वेडिड थे। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हमने कभी वी बिलीव इन द फॉर्मूला ऑफ एग्रीइंग टू डिसएग्री। हम कभी हम किसी हम देखिए वर्स्ट से वर्स्ट, देखिए मेरी बात सुनिए, वर्स्ट से वर्स्ट दुश्मन भी रहा है। हमारे असलाफ ने हमको ये सिखाया है कि आप उसको आइडियोलॉजिकल बेस पे क्रिटिसाइज़ करें, उसको आप दुश्मन ना समझें। इसी तरह उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, उन्होंने जो भी कुछ किया वी नेवर एग्री टू दैट। हमने उस वक्त भी कहा, मुझे याद है डॉक्टर साहब ने कहा, फारूक साहब ने कहा कि भाई ये बंदूक ना उठाएं, ये तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं लाएगा। वक्त ने साबित किया, हमने 34 ईयर्स तबाही में गुजारे। वी डोंट एग्री, वी डोंट सब्सक्राइब टू हिज आइडियोलॉजी। हाँ, लेकिन वो एक बुज़ुर्ग इंसान थे,
उठना बैठना हुआ था, आपस में मिलते जुलते थे। जब उनकी मौत हुई, याद हुई, तो हम उनको उस याद दहानी में खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। इसमें ज़्यादा कुछ रीड करने की या ज़्यादा कुछ बोलने और कहने की ज़रूरत तो है ही नहीं। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी एक आरएसएस, एक राइट विंग के लीडर थे, और उन्होंने खुद अपने तकरीर में कही कि जब वो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स बने तो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जा रहे थे, तो नेहरू जी का चित्र वहाँ पे गायब दिखा, उसकी पोर्ट्रेट। कहते मैं खड़ा रहा, मैंने कहा यहाँ नेहरू जी की पिक्चर थी, तस्वीर थी। उन्होंने कहा हाँ जी, तो क्यों हटाएगी? कहते मैंने उसको नाराज़गी का इजहार किया। वो लाके वापस वहाँ पे लगवा दी नेहरू जी, हालांकि आइडियोलॉजिकली कितना एक दूसरे के डायमेंशनली अपोज थे। तो ये जवाब थी, वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाटएवर गिलानी साहब की आइडियोलॉजी था वो थी कश्मीर को अलग करो। गिलानी साहब को इलेक्शन हिंदुस्तान से और पाकिस्तान, गिलानी साहब एमएलए थे ना, एमएलए थे, हाँ, तो एमएलए थे ना, इसी ऐवान के मेंबर थे ना। उसके बाद उनकी सियासत मुकम्मल तौर पे बदल गई। 90 के बाद वो जिस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते थे वो थे प्रो पाकिस्तान। मुझे एक बात बताइए, जिस वक्त मुफ्ती साहब को पैकेज दिया गया 2002 के बाद, डबल करेंसी, फौजी इनकला, वो क्या चाइना ने दिया था? वो किसने दिया था? वो भी तो हिंदुस्तान से आया था, वो भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। कितना उस वक्त यहाँ पे खलीज वापस से हो गया। हमने तो 96 में आग में छलांग लगा के यहाँ पे इलेक्शन करवाए, कितने लोग हमारे मारे गए, बड़ी मुश्किल से बचे हम लोग। तो 2002 में किन्होंने फिर वो नए सिरे से वो ओपन किया था? वो उस वक्त हम रास्ता खोलेंगे मुजफ्फराबाद का, जॉइंट कंट्रोल की तो बात हो रही थी, डबल करेंसी की बात हो रही। बात सुनिए ना मेरी, तो हम बात कर रहे हैं एस्पिरेशन की। एस्पिरेशन ये क्या थी? कॉन्फ्रेंस ये बता रही कि हमारे 4000-5000 लोगों को मिलिटेंट्स ने मार डाला है, जिनके लीडर आगे से सैयद अली शाह गिलानी से लेकर हिजबुल मुजाहिद सैयद सलाहुद्दीन तक सब लोग थे। आप ये बता रहे हैं कि मजलूम है, हमें मारा गया है। आप ही असेंबली में जाकर के गिलानी साहब के नजरिए को लेजिटिमेसी दे रहे हैं, ये कह करके वो एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम नजरिए की बात नहीं कर रहे हैं, आप इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम नजरिए की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इंसान की बात कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी कहा, हम एक इंसान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस किसने बनाया यहाँ पर? आपने, मैंने तो नहीं बनाया। ये तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही चला ना। जिस वक्त बंद करना था तो बंद कर दिया। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये परमिसिव थे, खामोश रहे, ये तो पाकिस्तान ने बनाई हुई। जम्मू कश्मीर में कन्फ्लिक्ट की वजह से जो चीज़ आज आपको टेढ़ी दिख रही है, 10 साल के बाद वो सीधे नज़र आती, वो सीधी हो जाती। जो आज आपको सीधी दिखती है वो 10 साल के बाद टेढ़ी नज़र आती। दिस इज द बिहेवियर ऑफ द कन्फ्लिक्ट एरिया। व्हाट कैन यू डू? You can say anything this time, after 10 years you regret. इसी में क्लैरिटी की जरूरत है। क्लैरिटी तो हमारी है, क्लैरिटी एक ही जमात की है, एक ही लीडरशिप और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हमने उस वक्त भी हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया हुआ है, और हमारे साथ अगर जाती हुई यहाँ से हुई, हिंदुस्तान से दगाबाजी हुई, हमने उस वक्त भी कॉन्शियसली डिसीजन लिया कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है, जिसका हमको वक्तन फ़ौक्तन बदला लिया गया। हमने उस वक्त भी कहा हम इस मुल्क के साथ रहेंगे जहाँ उस वक्त तकरीबन 9 करोड़ मुसलमान थे। हमने कहा हमें उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ है, हमने इसके साथ माहिदा किया। हमें उस वक्त एश्योरेंस दी गई, स्पेशल स्टेटस दिया गया 370 का, जो महाराजा बहादुर ने 1927 में यहाँ पे प्रोटेक्शन रखी थी, ये जानते हुए कि यहाँ हमारे पास एवेन्यूज़ कम है, यहाँ की ज़मीनें बाहर से लोग आएंगे वो ना खरीदे, एक स्टेट सब्जेक्ट रखा था। उस वक्त की लीडरशिप ने हमें 35A की प्रोटेक्शन दी। लेकिन अगर दगाबाजी कभी कभी हुई, अगर हमें दूर किया गया, तो वो यहाँ दिल्ली से किया गया, दिल्ली से, और जिसका भरपूर फ़ायदा पार वालों ने उठाया और हमें वक्तन फ़ौक्तन टारगेट किया गया। अगर कोई आइडियोलॉजी आज भी ज़िंदा है वो शेर कश्मीर की आइडियोलॉजी। मैं मानता हूँ कंटेम्प्रेरी ये जो मॉडर्न कश्मीर है या अपर मिडिवल कश्मीर जिसको मैं मानता हूँ, 3 ही ऐसे मुफक्किर आए थे यहाँ कश्मीर में जिन्होंने कश्मीरियों को सही रास्ता दिखाया। एक नुंदरेशी था, शेखुल आलम, जिसने अपनी पोइट्री से रिफॉर्म्स लाए कश्मीर की सोसाइटी के अंदर। दूसरे हज़रत अमीर कबीर शेख अली हमदानी अलैहि रहमा है, जिन्होंने ना केवल एक नया एक आइडियोलॉजी यहाँ पर लाए, उसके साथ तसव्वुफ़ पाया। उसके पास कॉटेज इंडस्ट्रीज आई, उन्होंने सस्टेनेबल एक ये दिया इस सोसाइटी को ज़िंदा रहने का। आज भी आप पर्टगरी मोहल्ला में जाते हैं, पेपरमाशी मोहल्ला में जाते हैं, ये जो सब है ये उनकी देन है, आज तक हम उस पर ज़िंदा है।
और तीसरे जो आए थे वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिसने कलम की एक जिम्बिश से यहाँ रिफॉर्म्स लाए और इमेंसिपेशन कर दी उन लोगों को जो उस वक्त बेगार कर रहे थे। तो शेर कश्मीर की जो आइडियोलॉजी वो आज भी उतनी रिलेवेंट है जितनी तब थी। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो शेर कश्मीर इनका लक़ब है, इनके बारे में सैयद अली शाह गिलानी कहते थे कि गद्दार हैं, इन्होंने हिंदुस्तान के फौजी कब्ज़े को कश्मीर पे मुस्तहकम किया, इन लोगों ने इल्हाक को यहाँ पे मजबूत बनाया, अदरवाइज़ यहाँ पे हिंदुस्तान की फ़ौज ही नहीं होती। ये सैयद अली शाह गिलानी का सियासी नज़रिया यही था। यही कन्फ्यूजन हम दूर करना चाहते हैं कि आप किस चीज़ के डाइकोटमी क्यों है। आप उसकी बात कर रहे हैं, गिलानी साहब की बात। यहाँ तो वो लोगों ने भी ये कहा कि जो बरसर इक़्तिदार आए बाद में, जिन्होंने मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते बनते रह गए, और कई चीफ मिनिस्टर भी बने जो शेख साहब को इस बात पे लेके गालियां देते थे स्टेज पे। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इजाज़त नहीं मिल रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वही ज़बान बोले। जी, इनकी अपनी आइडियोलॉजी, लेकिन दैट नेवर मीन कि हम उनको गालियां दें, हम उनको बेइज्जत करें, ये कभी हमसे नहीं होगा। हम उनका एहतराम करते हैं, जो भी है उनको समझते हैं, और आइडियोलॉजिकली हम उनको काउंटर करते हैं। हम उनको सही बात लेके गिलानी साहब की जो एस्पिरेशन है उसको आप कंडेम करते हैं या उसको सपोर्ट करें? वो ज़माना फैसला करेगा। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? वो ज़माना, वो आप और मैं फैसला नहीं करेंगे। जमात वो वक्त जैसे कि आपने बताया कि लोगों के नजरियात को या लोगों को जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन लड़ा, दबाने की कोशिश। जमात इस्लामी देखिए ना, जैसे कि आपने बताया कि लोगों को दबाने की कोशिश, आपने शेख साहब का नाम लिया। जमात इस्लामी के लोग कहते हैं कि बड़ी कोशिशें हो रही हैं हमें भी दबाने की, गिलानी साहब का नाम मिटाने की, लेकिन गिलानी साहब अपनी जगह पे और उनके मुखालफिन हैं, वो भी इनका नजरिया सही मान रहे हैं, और एक दिन आएगा हम ही यहाँ पे सारा चलाएंगे। वो अपने लोगों को यही बता रहे हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस तरह से। भगवान राम है, यहाँ पूछते हैं हम उनको, है ना। यहाँ जो मेजॉरिटी है हिंदुस्तान के अंदर, और किसका पुतला जलाते हैं? रावण का। रावण का। लंका जाइए, वहाँ क्या होता है? वहाँ रावण पूजा होती, रावण की पूजा करते। ये नज़रिया है हर एक का, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको भी गलत कहेंगे, उनको भी गलत कहें। हर एक इंसान का अपना सोच है, उनकी अपनी सोच है, उनको अपने सोच के साथ रहने दें। हमें अपनी सोच है, हमें अपनी सोच के साथ रहने दें। तो एक कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा। वो तो है। अगर ना होता तो आज हमें इतनी शानदार रियासत होने के बाद इतने टुकड़े क्यों होते? मैं तो दिल्ली में था, मुझे वहाँ अफसोस हुआ। जो हमें वहाँ महाराजा की जो विरासत मिली थी, कश्मीर हाउस, वो तो पहले ही इंजीनियरिंग विंग ऑफ आर्मी के पास है। और यहाँ पे ये जो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हम महाराजा के हायर अपेरेंट्स है, कभी बात नहीं करते। अब हमारे पास जो रहा था, अब फर्दर डिवीज़न देके कश्मीर हाउस चाणक्यपुरी, जो फ्रंट के दो वो लद्दाख को चले गए, हमारे पास एक हाउस से कुछ एक ही बिल्डिंग बची है। अब आप भाई पृथ्वीराज पे देखें, मैं कल गया तो मैंने देखा क्या हालत हुई है। जो इतना सरसब्ज़ शादाब वहाँ पे वो गार्डन था, दिल खुश होता था, इतने प्यारे प्यारे फूल होते थे, आज कंक्रीट जंगल बना दिया गया वहाँ पे। जो पीछे दिल करता था वहाँ बैठे बेंच पे, आज वहाँ पे इतनी कंस्ट्रक्शंस हुई और हैफाजत कंस्ट्रक्शंस हुई, पता नहीं कोई बांट दिया गया। वही हाल हमारी रियासत का किया गया। ये सब इस कन्फ्लिक्ट की वजह से। जिस रियासत को कभी महाराजा गुलाब सिंह ने, प्रताप सिंह ने और जितने भी यहाँ के हमारे लीडर रहे हैं उस वक्त के, उन्होंने कहाँ गिलगित तक पहुँचाया था, उसके कितने हिस्से किए गए। तो ये तो नेचुरल सी बात है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन एंड अब जबकि इलेक्शन हो चुके हैं, आपकी सरकार बन चुकी है, कांग्रेस भी आपकी सपोर्ट कर रही है, इंडिपेंडेंट्स भी आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, कई महीने बीत भी चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बात का कोई इशारा नहीं मिल रहा है। बार बार होम मिनिस्टर अमित शाह ये बता रहे हैं कि हम रेस्टोर करेंगे स्टेटहुड, लेकिन कोई वो टाइम फ्रेम नहीं दे रहे हैं। कई लोग इस किस्म का ख्याल अब रखते हैं कि ये ऐसे ही चलाएंगे 4-5 साल, आखिर में शायद वो आधे स्टेट दे देंगे। तो इसमें शायद हमें भी लग रहा है कि लोगों का एक तबका है जो कम से कम मायूस हो रहा है, मुतनफ़िर अगर नहीं हो रहा है तो मायूस और दूर हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो इनको आप अपने साथ कैसे रख सकते हैं जब आप ये बताएं हम हेल्पलेस हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है? कितनी देर चल सकती है ये सिचुएशन? देखिए, बदकिस्मती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसने यहाँ पे इलेक्शन के बारे में उस वक्त बात करी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एफिडेविट दिया इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि इलेक्शन होने के बाद ही हम यहाँ पे स्टेट को रेस्टोर करेंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल। अभी एज़ सून एज़ पॉसिबल है ना, इसमें ये शील्ड लेने की कोशिश करें।
लेकिन जहाँ तक मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, केरला में कोई केस है और महाराष्ट्र में जो वहाँ डिफेक्शन हुआ था, वहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ हुआ है एज सोन एज पॉसिबल। शायद केरला ने और महाराष्ट्र, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, ये फैक्ट चेक करना पड़ेगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन डाला हुआ है। ये एज सोन एज पॉसिबल को डिफ़ाइन करें, ये कितना है, ये महीना है, ये 6 महीने है, ये साल है। मुझे लगता है वो केस लगने वाला है करीब, तो वहाँ से भी थोड़ा सा इस मामले में हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। ये है टेक्निकली, मैं लीगली आपसे ये शेयर करना चाहूँगा अपने बाकी लोगों के साथ। और दूसरी बात, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए कि लोगों ने किस तरह से वालेहाना तौर पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, कहीं पे कोई ऐसा वैसा वाक़या पेश नहीं आया। और यही मौका था कि स्टेट को रिस्टोर किया जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स मेजर्स शुरू किए जाए, ताकि यहाँ पे ये जो अमन आज हमें दिख रहा है, अमन की जो फ़िज़ा है, ये वाकई अमन की फ़िज़ा में तब्दील हो जाए। मैं नहीं मानता ये सही में ये तो दबाया हुआ अमन मैं मानता हूँ एज ए यू कैन से ऑब्ज़र्वर, आप पॉलिटिकल ऑब्ज़र्वर, आप जैसे भी मुझे आप समझें। अगर वाकई अमन होता तो फिर आप जामिया मस्जिद क्यों बंद करते हैं? फिर वहाँ नमाज़ पढ़ने से क्या ख़तरा है आपको? अगर वाकई अमन होता तो यहाँ कुटवा में क्या चला अभी? तो पिछले हफ्ते क्या हालात वहाँ पे बदले? क्यों वहाँ किश्तवाड़ और क्या नाम है डोडा के जंगलों में बार बार हमें ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे मूवमेंट है? क्यों राजू और पुंछ में आपको कर्फ्यू, नाइट में कर्फ्यू लगाना पड़ता है? अगर वाकई अमन होता तो ये मौका था। इस वक्त लोग दे वर ऑन द सेम पेज, वो इस वक्त सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, एक नया एक सिलसिला शुरू करना चाहते हैं, एक नए होनहार एक चीफ मिनिस्टर के हवाले उन्होंने रियासत को किया है। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि रिस्टोर करें, यहाँ की लीडरशिप के साथ बात करें, लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लें, और यही मौका है कि यहाँ पायदार अमन के लिए एक सॉलिड बेस बनाई जा सकती है। डॉक्टर बशीर अहमद शाहवीरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात का इजहार किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।